जरा सोचिए, एक ऐसी आवाज जो 600 साल बाद भी उतनी ही ताजी लगे जैसे अभी अभी लिखी गई हो। हम बात कर रहे हैं महान कवि विद्यापति की, जिनके लिखे प्रेम और विरह के गीत आज भी सदियों बाद भी दिलों में गूंजते हैं। तो आखिर ऐसा क्या है विद्यापति के गीतों में? क्या है वो जादू जो उन्हें आज भी इतना रिलेटेबल, इतना प्रासंगिक बनाता है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और समझते हैं उस कवि के जीवन और उनके काम को, जिन्होंने, आप कह सकते हैं, समय से परे की भावनाओं को शब्दों में कैद करने की कला में महारत हासिल कर ली थी। अच्छा, विद्यापति को समझने के लिए ना सबसे पहले उनके समय को समझना होगा। वो एक बहुत ही अनोखे दौर में थे। एक ऐसा समय जो दो बड़े साहित्यिक युगों के संगम पर खड़ा था। तो देखिए, एक तरफ था आदिकाल, यानी वीर गाथाओं का दौर, दरबारी संस्कृति का युग, और फिर दूसरी तरफ आ रहा था भक्ति काल, जिसमें ईश्वर के लिए गहरी भक्ति और प्रेम की लहर थी। और विद्यापति, वो इन दोनों के ठीक बीच में खड़े थे। और बस इसी बात ने उनके काम को एक ऐसा अनोखा रूप दिया जो किसी और का नहीं था। और पता है, इसी वजह से उन्हें एक खास नाम मिला, संधि कवि। मतलब एक ऐसा कवि जो दो युगों के बीच एक पुल, एक ब्रिज का काम कर रहा हो। उनकी कविताओं में आपको अतीत की दरबारी शान भी दिखेगी और आने वाले भक्ति काल की गहरी भावनाएं भी। दोनों का एक गजब का मेल है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। विद्यापति सिर्फ एक कवि नहीं थे, अरे नहीं, वो एक सच्चे जीनियस थे, एक पॉलीमैथ, एक ऐसे विद्वान जिनकी पकड़ एक नहीं बल्कि कई कई विषयों पर थी। आप अंदाजा लगाइए, साहित्य और संस्कृति, संगीत, ज्योतिष, इतिहास, फिलॉसफी, कानून, यहाँ तक कि भूगोल, इन सब पर उनकी गहरी पकड़ थी। और जाहिर है, इतने ज्ञान के साथ वो सिर्फ कवि कैसे रहते? वो मिथिला के राजा शिवसिंह के राजकवि भी बने और एक बहुत ही भरोसेमंद सलाहकार भी। और कमाल की बात यह है कि सिर्फ ज्ञान ही नहीं, भाषाओं पर भी उनका कंट्रोल जबरदस्त था। वो तीन तीन भाषाओं के मास्टर थे। संस्कृत, अवहट, जो उस समय की एक खास लिटरेरी भाषा हुआ करती थी, और मैथिली, यानी आम लोगों की अपनी बोली। और इसी हुनर की वजह से ना वो हर किसी के लिए लिख पाए, राज दरबार के लिए भी और आम जनता के लिए भी। तो ये जो उनकी मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी थी ना, इसी ने उनकी सबसे फेमस रचना पदावली की जमीन तैयार की। तो चलिए अब सीधा चलते हैं उनके उस मास्टरपीस की तरफ, वो काम जिसने विद्यापति को हमेशा के लिए अमर कर दिया। देखिए, विद्यापति ने लिखा तो बहुत कुछ, कई किताबें लिखी, लेकिन उनकी जो असली पहचान है, जो शोहरत है, वो एक ही रचना पर टिकी है, और वो है पदावली। ऐसा नहीं है कि उनकी बाकी रचनाएं जरूरी नहीं हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन पदावली वो मास्टरपीस है जिसे आज भी लोग गाते हैं, गुनगुनाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों पदावली इतनी खास है? वजह सीधी सी है। उनकी दूसरी रचनाएं जैसे कीर्तिलता और कीर्ति पताका, वो दरबारी भाषा अवहट में थीं, लेकिन पदावली वो लिखी गई थी लोगों की अपनी भाषा मैथिली में। और इसने लोगों की संस्कृति, उनकी स्पिरिचुअलिटी, उनके इमोशंस को इतनी सच्चाई और सीधेपन से पकड़ा कि ये रचना सीधे लोगों के दिलों में उतर गई। और अगर पदावली की असली ताकत को समझना है ना, तो हमें उसकी आत्मा को पकड़ना होगा, उसकी कविताओं की सबसे गहरी भावना को। और वो भावना है विरह, यानी जुदाई का, बिछड़ने का, वो गहरा मीठा सा दर्द जो शायद प्यार का दूसरा नाम ही है। तो चलिए फिर पदावली के इस गहरे समंदर से 3 बूंदे चखते हैं। हम 3 ऐसे पद देखेंगे जो इस यूनिवर्सल फीलिंग, इस तड़प, इस लालसा को बिल्कुल सामने ला देते हैं। तो पहला पद, सोचिए, सावन का महीना है, बारिश हो रही है और एक नायिका अकेली है। उसका प्रियतम कहीं दूर दूसरे शहर में है और वो इस अकेलेपन में बिल्कुल टूट चुकी है। वो एक सवाल पूछती है, एक बेबस सा सवाल, कौन है जो मेरा ये खत मेरे प्रियतम तक ले जाएगा? इस पद में जो सबसे दिल को छूने वाली बात है ना, वो है वो अकेला छोड़ दिए जाने का गहरा एहसास। नायिका को ऐसा लगता है जैसे ये पूरा मौसम, ये सावन की बारिश, सब उसके दुश्मन बन गए हैं। और उसके पास है क्या? बस एक छोटी सी उम्मीद कि शायद शरद ऋतु में, कार्तिक के महीने में उसका प्रियतम लौट आएगा। अब आते हैं दूसरे पद पर।
यहाँ विरह का दर्द ना एक ऐसी प्यास में बदल जाता है जो कभी बुझती ही नहीं, एक लगभग रहस्यमयी तड़प। नायिका कहती है, जन्मों अवधि हम रूप निहारल, नयन न तिरपित भेल। मतलब मैंने पूरी जिंदगी उसके रूप को देखा है, फिर भी मेरी आंखें आज तक नहीं भरी। ये उस प्यार की बात है जिसकी प्यास कभी खत्म नहीं होती। और ये लाइनें कितनी खूबसूरती से बताती हैं कि सच्चा प्यार सिर्फ कोई पुरानी याद नहीं होता, बल्कि वो एक लगातार जलती हुई आग की तरह है, एक ऐसी मौजूदगी है जो हमेशा महसूस होती है। नायिका अपनी सखी से यही तो कहती है कि उसके प्रियतम का प्यार हर पल, हर लम्हा नया लगता है, कभी बासी नहीं होता। और यही क्षण क्षण नवीन होने का एहसास विद्यापति की कविता को इतना खास बना देता है। और अब तीसरा और आखिरी उदाहरण। यहाँ मन का दर्द अब शरीर पर दिखने लगता है। ये जो इमोशनल पेन है वो फिजिकल हो जाता है। नायिका कहती है, तुम्हारी जुदाई में मेरा शरीर दिन ब दिन, पल पल ठीक वैसे ही घटता जा रहा है जैसे 14 का चांद। क्या कमाल की उपमा है। मतलब अब दिल का दर्द सिर्फ दिल में नहीं है, वो एक फिजिकल रियलिटी बन चुका है। नायिका विरह की आग में इतनी जल रही है कि उसे दुनिया की कोई भी खूबसूरत चीज अच्छी नहीं लगती। कोयल का गाना, भंवरों का गुनगुनाना, सब उसे चुभता है। ये दर्द उसे दुनिया से बिल्कुल काट देता है, बिल्कुल अलग थलग कर देता है। तो इन इतनी पावरफुल और इमोशनल कविताओं को देखकर सवाल उठता है कि इनकी असली विरासत क्या है। विद्यापति की ये आवाज आज भी हमारे बीच क्यों गूंज रही है? क्योंकि उनकी कविता सिर्फ किताबों में बंद होकर नहीं रह गई, वो मिथिला के लोगों के जीवन का एक हिस्सा बन गई। आप सोचिए, शादी ब्याह हो, कोई त्योहार हो या रोजमर्रा के काम, हर मौके पर उनके पद गाए जाने लगे। और इतना ही नहीं, उनकी कई लाइनें तो आज आम मुहावरे बन चुकी हैं। जैसे जब कोई कहता है, सखी है कि पुछसी अनुभव मोई, यानी ए सखी मेरे अनुभव के बारे में क्या पूछती हो, तो वह सिर्फ एक कविता की लाइन नहीं बोल रहा होता। वो असल में विद्यापति के शब्दों का सहारा लेकर अपनी सबसे गहरी भावनाओं को आवाज दे रहा होता है। और यही दिखाता है कि उनके शब्दों ने इंसानी जज्बातों को इतनी परफेक्शन के साथ पकड़ा कि पीढ़ी दर पीढ़ी लोग उन्हीं शब्दों को अपनी भावनाएं बताने का जरिया बनाते रहे। तो फिर आखिर वो क्या चीज है जो एक आवाज को सदियों तक जिंदा रखती है? शायद ये वही काबिलियत है कि आप सिर्फ दिमाग से नहीं बल्कि सीधे दिल से बात करें, एक ऐसी भाषा में बात करें जिसे हर कोई समझ सके, एक ऐसी भाषा जिसे वक्त की धूल भी धुंधला न कर पाए। और विद्यापति की आवाज इसी का एक अमर, एक जीता जागता उदाहरण है।